सिवान के पूर्व सांसद स्वर्गीय मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब को लेकर समाजवादी जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने बेबाक बयान से सबके होश उड़ा दिए हैं। आपको बताते चले कि जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा है कि ओसामा राजनीति में बेहतर कर सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से मोहम्मद शहाबुद्दीन को कुछ चमचों ने कान फूंक कर बर्बाद कर दिया, वैसे ही ओसामा को भी कुछ दलाल और चमचों ने घेर रखा है और उन्हें भी बर्बाद करके ही दम लेंगे। आने वाले दिनों में अगर ओसामा नहीं संभले तो इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। साथ ही कहा कि प्रदेश में कोई भी रोजगार का नहीं लगना हास्यास्पद है। प्रदेश में एनडीए के 15 साल और राजद के 15 साल के जंगल राज ने बिहार के कल कारखानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लोग रोजगार के लिए पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। देखिए एक्सक्लूसिव खबर। और जिस तरह से विगत 30 सालों में लालू राबड़ी सरकार की बात की जाए, नीतीश सरकार की बात की जाए, उद्योग के मामले में बिहार पिछड़ा हुआ है और उद्योग को लेकर आप लड़ाई भी लड़ रहे हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस पर? देखिए, 1990 में लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद लालू एंड कंपनी की सरकार बनी। 1990 से लेकर 2005 तक ये लोग रहे। बिहार में कहीं कहीं कोई कील कारखाना नहीं, ना पेट्रोकेमिकल का निर्माण हुआ, ना फर्टिलाइजर कंपनी लगाया गया, ना रिफाइनरी का यूनिट लगाया गया। हालांकि केंद्र में भी रहे ये लोग, सत्ता में लालू जी केंद्र में भी रहे, केंद्र में इनकी बड़ी अच्छी भागीदारी थी, लेकिन कभी बिहार के लिए, बिहार को विशेष दर्जा के लिए, स्पेशल कैटेगरी के लिए कभी इन लोगों ने डिमांड नहीं किया। लालू जी को डेवलपमेंट नहीं होने के वजह से हटा दिया गया, बिहार की जनता ने हटाया और नीतीश जी का आगमन हुआ। तो नीतीश जी ने भी 15 साल में कभी रिफाइनरी लगाने का काम नहीं किया, पेट्रोकेमिकल लगाने का काम नहीं किया, बिहार में स्टील प्लांट लगाने का काम नहीं किया। अगर ये दोनों नेता चाहते तो बिहार में आज कम से कम 20 पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, स्टील प्लांट मिला के 20 तो फैक्ट्री होती और बिहार के लोग दूसरे जगह रोजगार के लिए नहीं जाते, दूसरे लोग बिहार में रोजगार के लिए आते। सिवान की विशेष रूप से बात की जाए, सिवान में 3-3 चीनी मिलें थी, आज तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया, नीलाम हो गया, हजारों लोग बेरोजगार हो गए। सूता मिल था, उसको तोड़ के अब तो खैर इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया जा रहा है, लेकिन लगता है कि अगर आज उद्योग धंधे होते तो लोगों को रोजगार मिलता और वाकई पलायन करके बाहरी प्रदेश या विदेश में नहीं जाना पड़ता। एकदम बात सही है, इस पर किसी ने फोकस नहीं किया, कोई सरकार इस पर फोकस नहीं किया, किसी का इंटरेस्ट नहीं रहा इस पर, रोजगार पर, नौजवानों पर इंटरेस्ट नहीं रहा कि नौजवान नौकरी करेंगे, नौजवान काम करेंगे, नौजवानों को जॉब मिले। ना शिक्षा पर किसी का फोकस रहा। अगर शिक्षा पर फोकस होता तो इंजीनियरिंग कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता। जिस तरह से सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन, जैसा कि उनका देहांत हो गया, उनका एक सपना था सिवान को विकास के पथ पे अग्रसर करना। आप तो उनके पुराने मित्र भी रहे हैं, बात भी होती थी। आज लगता है कि उनके जो सपना उन्होंने देखा, एक अच्छा खासा अरसा भी जेल में कट गया उनका, जो सपना था उनका, लगता है कि वो सपना कभी भविष्य में पूरा हो पाएगा सिवान के लिए? देखिए, शहाबुद्दीन साहब एक समाजवादी नेता थे, लेकिन उनके छवि को खराब करने के लिए उन्हीं के दल के लोग उनके खिलाफ दुष्ट प्रचार करवाए। उनके खिलाफ उन्हीं के सरकार में केस हुई थी और उनके खिलाफ दुष्ट प्रचार भी उन्हीं के पार्टी के लोगों ने करवाया था और किया भी था। और वो समाजवादी नेता थे। अगर लोग चाहें, उनके फैमिली के लोग चाहें, कार्यकर्ता चाहें, जो लोग उनके करीबी हैं चाहे, तो कौन सा काम है जो नहीं होगा, उनका सपना पूरा किया जा सकता है। कई ऐसे समर्थक हैं जो ये आरोप लगा रहे थे कि जिस तरह तेजस्वी आज तक मिलने नहीं आए ओसामा से या फिर हिना शहाब से, उनके परिवार से, और सौतेलापन का व्यवहार किया, कहीं ना कहीं लगता है कि हत्या में साजिश थी, उसमें लालू परिवार शामिल था। बिल्कुल, 2001 में भी लालू परिवार उनकी हत्या करवाना चाहता था। और मैं फिर भी एक बार कह रहा हूं कि मनोज झा और तेजस्वी यादव के भूमिका की जांच होनी चाहिए इसमें। इस हत्या में इन लोगों का हाथ है, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं मैं। डरा हुआ है तेजस्वी यादव और मनोज झा कि कहीं हम पकड़े न जाएं, कहीं नीतीश कुमार जी कहीं जांच न शुरू कर दें।
ओसामा भी तो डरा हुआ है, आज तक उसने ठीक से जांच की मांग तक नहीं की अपने पिता की हत्या को लेके। एक जांच की हमने किया है मांग, हर आदमी मांग नहीं ना करेगा, हमने मांग किया है जांच के लिए। पुत्र होने के नाते उसको मांग करनी चाहिए थी, विशेष रूप से जनहित याचिका दायर करनी चाहिए थी इस भूमिका की जांच को लेके, इसलिए कि मामूली इसमें तो पूरा आरजेडी का जितना दलाल है सब फंसेगा इसमें। अगर जांच हो जाए तो तेजस्वी यादव, मनोज झा से लेकर पूरे जितने दलाल हैं सारे लोग फंस जाएंगे इसमें। लगता है कि ओसामा भी चटुकारों के बीच फंसे हुए हैं। हाँ, उनके इर्द गिर्द दलाल तो लगा हुआ है, सभी बात सही है, लेकिन वो है होनहार लड़का, शहाबुद्दीन साहब से भी ज्यादा ब्रेन रखता है, तेज तरार लड़का है, सिंसियर है, लेकिन आगे पीछे दलाल हम देख रहे हैं उनके। हाँ, दलाल कहीं उनको रास्ता से, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता से दूसरे रास्ता पर लेकर चला जाए। इस तरह से शहाबुद्दीन साहब को दलाल और चटुकार बर्बाद कर दिए हैं, वही हाल कहीं ओसामा का नहीं हो। ओसामा के साथ दलाल हम देख रहे हैं, देखिए फोटो वोटो में दलाल नजर आ रहा है सब। हाँ, दलालों से होशियार अगर रहे तो लाइन अप हो जाएगा, ट्रैक पकड़ लेंगे। दलालों से सावधान। हाँ, दलाल से सावधान रहे वो। आप तो विशेष रूप से समाजवादी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और अब तो आने वाले दिनों में भी चुनाव होने वाले हैं, पंचायत चुनाव अभी सर पे है। विशेष रूप से विधानसभा चुनाव की बात की जाए, लोकसभा चुनाव की बात की जाए, 2024 में लोकसभा के चुनाव है, अगर किसी पार्टी से गठबंधन की बात आई, किस पार्टी की तरफ रुझान रहेगा आपका? हम पहले पार्टी के संविधान को देखेंगे, कौन सी पार्टी का संविधान हमसे मैच करता है, और कौन लोग बिहार में अक़लियत की बात करेंगे, स्वर्ण की बात करते हैं, पिछड़ों की भलाई की बात करते हैं, कौन रोजगार लगाने की बात करता है, कौन स्टील प्लांट के निर्माण की बात करता है, कौन पेट्रोकेमिकल लगाने की बात करता है, कौन रिफाइनरी की बात करता है कि बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाए, कौन लोग इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं, कौन लोग चाहते हैं कि बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बने, हम उसी के साथ गठबंधन करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, उस आदमी के अंदर, उस आदमी की हैसियत नहीं है कि कभी मुसलमानों के समर्थन में बोल दे, कभी स्वर्ण के समर्थन में बोले, कभी पिछड़ों के समर्थन में बोले। उस आदमी की ताकत ही नहीं है, कभी एनआरसी पर बोला ही नहीं, एनपीआर पर नहीं बोला, सीएए पर कभी एक वर्ड नहीं बोला। लेकिन वोट चाहिए इनको, अक़लियत का वोट चाहिए। तो जिस तरह से मुसलमान होने के नाते शहाबुद्दीन साहब को मार दिया गया, तो एनआरसी से हजारों करोड़ों मुसलमान, इससे ये असर पड़ेगा मुसलमानों पर? नहीं, एनआरसी आपको लगता है कि तेजस्वी बोलेगा इस पर? कभी किसी कीमत पर किसी मुसलमान के समर्थन में तेजस्वी बोल नहीं सकता है, ना किसी स्वर्ण के समर्थन में बोल सकता है, ना कभी किसी पिछड़ा के समर्थन में बोलेगा वो आदमी। एनआरसी जो है, एनआरसी तो वोट बैंक के लिए केंद्र सरकार ला रही है। हालांकि एनआरसी से और सीए, एनपीआर से किसी को लाभ नहीं है। 8 करोड़ लोगों को लाने की बात जो हो रही है, ये बताइए कि हमारे देश में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, पढ़ने नहीं है, रोजगार नहीं है। आप बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से 8 करोड़ लोगों को लाएंगे, क्या खाएगा वो लोग, कौन सा जॉब करेगा, कहाँ रहेंगे वो लोग? जो लोग यहाँ हैं उनके रहने के लिए जगह नहीं है, उनके पास घर नहीं है, उनके पास नौकरी नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि बच्चों को एजुकेट करें। जो लोग 8 करोड़ लाएंगे, 8 करोड़ लोग कम नहीं होते। भाजपा के नेता एक कट्ठा अपना जमीन कहीं दान करेंगे, तो भी तो नहीं हो रहा है। 8 करोड़ लोगों को कहां ले जाइएगा? नहीं लगता है कि भाजपा के नेता जमीन, भाजपा के नेता नहीं, भाजपा भी नहीं चाहती है कि लाना। देखिए, वोट बैंक एक सगुफा है, जुमला है, वो भी नहीं चाहती है लाना। वो जानती नहीं है केंद्र में जो लोग बैठे हैं, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी, ये लोग जानते नहीं है कि 8 करोड़ लोगों को लाएंगे तो क्या खाएंगे ये लोग, कहाँ रहेंगे, कहाँ रखा जाएगा 8 करोड़ लोगों को, कौन सा जॉब दिया जाएगा। हाँ, 15-15 लाख वाला जो जुमला था वही जुमला है। कहाँ रखेंगे ये लोग, क्या खाएंगे वो लोग, उनके बच्चे कहाँ, कौन से स्कूल में जाएंगे, कौन से जॉब दिया जाएगा, कौन सा जॉब उनको। ये तो एक प्रोपेगेंडा है, वोट लेने की एक टैक्टिस है। विशेष रूप से सारी पार्टियां बात करती हैं रोजगार देने की, शिक्षा देने की, उद्योग धंधे लगाने की, लेकिन 30 सालों में जो बड़ी बड़ी पार्टियों को लोगों ने यहाँ से चुना, मुख्यमंत्री बनाया, उन लोगों ने तो आखिर बिहार को बर्बाद करने का काम किया।
आम जन को क्या संदेश देंगे? मैं आम बिहार के जनता को, जनता जनार्दन है, और बिहार के जनता को मैं संदेश देना चाहता हूं कि बिहार की जनता सोच समझकर इस बार फैसला ले, और ये चाटुकार जो लोग हैं, जो दलाल लोग हैं, नेता जो हैं, दलाल जो लोग हैं, इन लोगों को मार के भगाए। लगता है कि आने वाले दिनों में हिना और उसामा साहब कोई नई पार्टी का गठन करेंगे या फिर आरजेडी के साथ बने रहेंगे? नहीं, नहीं लगता है। अब उनका अपना निजी मामला है। अब वो अगर दूसरे विकल्प पर बात करे तो बेहतर होगा। मैं तो कहूंगा कि राजद में नहीं रहना चाहिए उनको, राष्ट्रीय जनता दल को लात मार देना चाहिए, तौबा कर देना चाहिए ऐसे लोगों को। जो आदमी तेजस्वी यादव दिल्ली में रह के देखने तक नहीं गया, उस आदमी के साथ क्या रहना है? मैं नैतिकता के आधार पर कहता हूं कि जिस तेजस्वी यादव को नेता मान के आप लोग वोट देते हैं, या हेना साहब अगर राजद में रहेंगी तो तेजस्वी यादव को नेता मानना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वो जिसको नेता मान रही हैं आप, वो आपको पूछने तक नहीं जाता है कि लोग देख लेगा। आपको लगता है कि इनके पास और कोई चारा नहीं है? बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। विकल्प का दरवाजा बंद नहीं है, खुला हुआ है दरवाजा। अगर ये लोग चाहें। लेकिन तो मैंने कहा लगता है आपको कि कोई चारा नहीं है इनके पास? बहुत सा है, बहुत से रास्ते हैं, बहुत से रास्ते हैं अपनाया जा सकता है। तेजस्वी यादव जैसे लोगों को उखाड़ कर फेंकने का बहुत सा रास्ता है। ये आम के पेड़ नहीं है। तेजस्वी यादव लेड़ का पेड़ है, लेड़ का, कभी भी उखाड़ के बिक दिया जा सकता है। आम नहीं ना कि नहीं उखड़ेगा, बांस नहीं है ना तो नहीं उखड़ेगा। आप तो विशेष रूप से पार्टी का संचालन पटना से भी करते हैं, सीवान से भी करते हैं, दिल्ली में भी कार्यालय है आपका। आने वाले दिनों में सीवान की राजनीति किस ओर जाने वाली है? ये तो सीवान की जनता बताएगी। जनता जिधर चाहेगी। आप देख नहीं रहे हैं 15-20 साल से क्या हो रहा है। आपके साथ भारी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। क्या हमारा समीकरण है MSP समीकरण हम बनाए हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे पूरे बिहार में। MSP मुस्लिम, स्वर्ण और पिछड़ा, इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इन लोगों के सहारे बिहार में सरकार बनाने की तैयारी करेंगे। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया उद्योग लगाना है। चुनाव अवसर पे है, 2 महीने में चुनाव शुरू होने वाले हैं। ऐसे में लगता है कि हाँ, लोकल कैंडिडेट भी आप देने जा रहे हैं अपने समर्थन से? नहीं, ये क्षेत्रीय ये पार्टी से इलेक्शन तो है नहीं, और जिसको जहां लड़ना है लड़े। पार्टी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगी। हाँ, लोकसभा में लड़ेगी पार्टी, विधानसभा में इंटरेस्ट लेगी। तो आने वाले दिनों में लगता है कि केंद्र सरकार से रिपीट करेगा या फिर सत्ता उखड़ेगी? देखिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। अगर लालच करेंगे, यूपीए के लोग लालच में पड़ेंगे, तो मोदी जी रिपीट करेंगे। जैसे बिहार में हुआ, तेजस्वी यादव की लालच थी ना कि हम ज्यादा सीट पर लड़े। अगर इनके अंदर लालच नहीं होती तो आज सत्ता परिवर्तन हो गया होता। अगर सबको लेकर चुनाव लड़े होते तो आज विपक्ष में नहीं रहते, सत्ता में रहते। आज भी लालच के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्या गारंटी है कि अगला विधानसभा में महागठबंधन को 110 सीट आएगा? कहीं 20 सीट ऐसा ना हो कि 20 सीट आ जाए। इसलिए 40 से 50 सीटों पर लोजपा के वजह से नुकसान हुआ था जदयू को। हाँ, अगर इसको देखा जाए तो तेजस्वी यादव 40 सीट पर हैं, 25 सीट पर आ जाएंगे। हम बता रहे हैं, डिसक्वालीफाई आदमी है, इनकॉम्पिटेंट है तेजस्वी यादव। उस आदमी के पास कोई टेक्निकल आदमी नहीं है जो उसको गाइडलाइन करे, जो उसको अच्छा है गाइड करे, जिसके पास ज्ञान हो। अब उस आदमी के पास संजय यादव जैसा आदमी है जो RSS का एजेंट है और सदस्यता भी ले चुका है वो। आप नहीं देखे ईद पर क्या लिखा था?
संजय यादव जैसे लोग हैं, और भी उसके पास इर्द गिर्द दलाल घूम रहे हैं। चलिए, रोजगार को लेकर आखिर में सीवान जिले के लोगों को क्या संदेश देंगे विशेष रूप से? सीवान में लगना चाहिए रोजगार, जो बंद चीनी मिल है उसको स्टार्ट करना चाहिए। सीवान में नहीं, सारण प्रमंडल में एक स्टील प्लांट और एक पेट्रोकेमिकल लगाना चाहिए। अगर ये लगेगा तो सारण पर हर प्रमंडल स्तर पर एक स्टील प्लांट, एक पेट्रोकेमिकल लगे तो प्रमंडल स्तर तक की जो गरीबी है ये दूर हो जाएगी, निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। और मैं केंद्र सरकार और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग करता हूं कि आप केंद्र से मांग कीजिए कि प्रमंडल स्तर पर एक पेट्रोकेमिकल और एक स्टील प्लांट लगा। सवाल के विशेष रूप से समाजवादी जनता दल से आपकी पार्टी है और भगवा और केसरिया रंग बराबर पहनते हैं आप, वजह क्या है? देखिए, ये भगवा जो रंग है ये शांति का प्रतीक है, ये किसी का प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, ये शांति का प्रतीक है, इसीलिए मैं इसको यूज करता हूँ। लोग ज्यादातर इसे भाजपा का कलर मान लेते हैं। नहीं, भाजपा का कोई प्राइवेट लिमिटेड थोड़ी है, ये कोई जरूरी है कि भाजपा के लोग ही पहनेंगे या कोई भाजपा के लोग पहनेंगे, आरएसएस के लोग पहनेंगे या कोई मुसलमान नहीं पहनेगा, ऐसा थोड़ी है। कोई भाजपा का नेता कह दे कि मत पहने, ये किसी का प्राइवेट लिमिटेड नहीं है, लेकिन ये शांति का प्रतीक है। बहुत लोगों को नहीं मालूम है कि केसरिया का मतलब होता है लोगों को खाना खिलाना, गरीबों की मदद करना, प्यासों को पानी पिलाना, लोगों की मजबूरी में सबसे पहले आके खड़ा होकर उतरना। ये केसरिया का और भगवा का ये मतलब है, लेकिन लोगों को नहीं मालूम है। सावन आ गया, इसी हफ्ते से सावन शुरू हो रहा है, ऐसे में जिले के तमाम लोगों को, पूरे बिहार के लोगों को, जिला सहित पूरे बिहार के लोगों को सावन की बधाई देता हूं मैं। और ये पर्व अच्छे ढंग से सब लोग मनाएं, शांति से मनाएं। सावन भी तो शांति का प्रतीक है, शांति से मनाएं सब लोग, कहीं किसी तरह का कोई बवाल ना हो, किसी तरह की कोई फिरका परस्ती ना हो। हाँ, फिरका परस्ती से होशियार रहना है इसमें। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।